अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लीगल फोरम से आपका मेज़बान आदिल इकबाल। आज की इस वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करनी है, जिसका टॉपिक होगा सेल एंड मॉर्गेज। मॉर्गेज में हम मॉर्गेज की काइंड्स को भी इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट सेक्शन फॉर द सेल इज सेक्शन 54। सेक्शन 54 डील्स विद द सेल। सो सेल को समझने के लिए पहले हमें ऑनरशिप को समझना चाहिए कि ऑनरशिप क्या होती है। तो एक ट्रायंगल होता है, अगर वो तीनों के तीनों एंगल्स आपके पास मौजूद हैं तो दैट इज कॉल्ड ओनरशिप, उसे हम ओनरशिप कहते हैं। अब वो तीन एंगल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट एंगल इज राइट टू यूज। इफ यू हैव राइट टू यूज यू आर द ओनर। इफ यू हैव राइट टू बेनिफिट एंड इफ यू हैव राइट टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर दो। आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दो, आप उसे आग लगा दो, आप उसे खत्म कर दो। So this is the right of dispose of. So if you have all these rights, it means you are owner of that property. You are the owner of that property. So in sale, what we do? We transfer the ownership. What we do? We transfer the ownership. हम transfer करते हैं ownership को, कुछ रकम के बदले, कुछ consideration के बदले हम ownership को transfer करते हैं। So that is called sale. So sale, it is not necessary कि जब आप contract कर रहे हैं उसी वक्त perform हो जाए। It can be after few time, after some few months, after few days, after few weeks. ठीक है। और जो पैसे आपको मिलने हैं, जो consideration आपको मिलनी है, it can be also after few days. So this is all about the sale and this is all about mentioned in the section 54. But there's a difference between the mortgage and lease. In mortgage there's a transfer of an interest. अब वो कौन सा इंटरेस्ट है? जब हम काइंड्स सेक्शन 58 में पढ़ेंगे, जब काइंड्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर रहे हैं मॉर्गेज में। और लीज में भी हम राइट टू यूज एंड राइट टू बेनिफिट का एंट्री ट्रांसफर करते हैं, बट राइट टू डिस्पोज ऑफ ना मॉर्गेज में होता है और ना ही लीज में होता है। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में। there is a very minor difference between contract of sale and contract for sale. In contract of sale, the subject matter is existing. Subject matter क्या होता है? वो मतलब वाक़ई होता है, ठीक है, मौजूद होता है। And in contract for sale, there is no subject matter. So how I can give you the example of contract of sale. If अगर आप कोई जमीन कहीं से खरीद रहे हैं और उस पर कोई घर बना हुआ है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखो, घर तो एग्जिस्टिंग है, सो इट मींस इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपने घर खरीदा, 6 महीने के बाद आपको पोजीशन मिलनी थी, आपको कब्जा मिलना था। अब आपको कब्जा नहीं मिल रहा, तो आपके पास रेमेडी क्या है? जो बायर है या जो सेलर है, किसी की तरफ से डिफॉल्ट हुआ है, तो आपके पास रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सब्जेक्ट मैटर इज एग्जिस्टिंग एंड द अदर थिंग इज the remedy is specific performance in case of default. But in contract for sale, the subject matter is not existing. आप किसी बंदे के पास जाते हैं, वो आप कहता है कि भाई मेरे पास प्लॉट पड़ा हुआ है, इसमें मैं घर बनाने लगा हूँ। After 6 months, I will deliver the possession to you. So this is called contract for sale. अभी घर बना नहीं हुआ, हम घर के बारे में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So that is called contract for sale. So what is the difference in contract of sale? चीज अभी मौजूद है। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल देयर इज नो, मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसकी रेमेडी क्या होगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द रेमेडी इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल द रेमेडी इज, अगर चीज बन गई है 6 महीने के बाद और वो आपको डिलीवर नहीं कर रहा, घर बन गया 6 महीने के बाद उस प्लॉट पे और वो आपको डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। और 6 महीने के बाद घर नहीं बना, ओके, काम ही स्टार्ट नहीं हुआ या अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट इसमें रेमेडी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में द रेमेडी इज कंपनसेशन एंड डैमेजेस। यू विल क्लेम द कंपनसेशन एंड डैमेजेस। ये सारा कुछ था सेल के बारे में। सेल का जो चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, वो बहुत छोटा चैप्टर है, बट द चैप्टर ऑफ मॉर्गेज वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें छोटी छोटी माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, लाइक इन द काइंड्स, लाइक हम जब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे मॉर्गेजर की, मॉर्गेजी की। अब मॉर्गेज होता क्या है? मॉर्गेज इज द सिक्योरिटी फॉर योर लोन। आप किसी को लोन देते हैं, आप उससे सिक्योरिटी तलब करते हैं, तो आप क्या कहता है कि ये मेरे घर के कागजात हैं, ये मेरा घर है, आप इसको गिरवी रख लें और मुझे ये लोन दे दें। अब उसको पता होगा अगर 6 महीने के बाद, साल के बाद, 6 साल के बाद उसने मुझे अपना कर्जा वापस नहीं किया, तो उसका जो घर है वो मेरे पास है, उसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे पास है, मैं उसको बेच के राइट ऑफ फोरक्लोजर इस्तेमाल करके, राइट ऑफ सेल इस्तेमाल करके मैं अपना कर्ज, अपना लोन वापस ले सकता हूँ।
सो मॉर्गेज का मकसद क्या होता है? मॉर्गेज का मकसद ये होता है जो आपका लोन है या आपका कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है लाइक उसके दूसरे बंदे के ऊपर, या कोई भी डेट है आपका, उसको कवर करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मॉर्गेज करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी अपनी रखवाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉर्गेजर। और जो प्रॉपर्टी रखता है, लोन देता है, उसको हम कहते हैं मॉर्गेजी। और जो प्रॉपर्टी हमने रखवाई है उसे कहते हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और जो पैसे हम लेते हैं या जो लोन हम लेते हैं उसे कहते हैं मॉर्गेज अमाउंट। ठीक है, या प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, मॉर्गेज इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। अब एन इंटरेस्ट का कहाँ पता चलेगा? जब हम काइंड्स ऑफ मॉर्गेज को देखेंगे। अब पहला काइंड कौन सा मॉर्गेज का? दिस इज सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज इज वेरी सिंपल, लाइक इट्स नेम। सिंपल मॉर्गेज में हम क्या करते हैं? वी टेक लोन फ्रॉम द मॉर्गेजी एंड वी गिव हिम द mortgage property. हम उसको ट्रांसफर पोजीशन ऑफ ट्रांसफर डज नॉट अकर इन दिस सिंपल मॉर्गेज। हम उसको कब्जा नहीं देते अपनी प्रॉपर्टी का। उसको हम कहते हैं कि भाई मुझे कर्जा चाहिए और मैं आपको मॉर्गेज में अपनी प्रॉपर्टी रखवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद को बाइंड कर रहा हूँ कि ये मैंने अपना कर्जा वापस करना है। अब जब हम काइंड्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ेंगे तो उसमें आपने 3 चीजें याद रखनी है कि भाई कर्जा कौन वापस करेगा, फर्स्ट थिंग, एंड पोजीशन किसके पास रहेगी, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट व्हाट इज योर रेमेडी। ठीक है, तो हमने सिंपल मॉर्गेज में रेमेडी क्या होगी? इन केस ऑफ द डिफॉल्ट मॉर्गेजी को ये राइट होगा कि विद द कंसर्न ऑफ कोर्ट सेल जब भी होगी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में, जब भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो वो कोर्ट की कोर्ट की मर्जी से होती है, आपकी मर्जी से नहीं होती कि आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आप जाके बेच दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपने कोर्ट में जाना है और कोर्ट को बताना है और कोर्ट वो आपकी सेल को एग्जीक्यूट करवाएगी। अब सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है? वो खुद को बाउंड करता है, जो लोन ले रहा है मॉर्गेजर खुद को बाउंड करता है कि दैट आई विल पे बैक your loan. If he defaults, then what will happen? The remedy is sale. So here the possession is where? Possession is with the mortgager, जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, and the who is binding himself to repay the loan? Mortgager as well. And what is the remedy? Remedy is the sale to the mortgagee in case of default. Okay. Mortgage by conditional sale. Mortgage by conditional sale. So what is mortgage by conditional sale? आप मुझे लोन दे दें, ये मेरी प्रॉपर्टी आपको मैं गिरवी रखवा रहा हूँ, अगर मैं वापस नहीं कर सका ये प्रॉपर्टी, then what will happen? Then consider this thing as a sale. आप सेक्शन जब 58 में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को पढ़ेंगे, वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल हो जिसका मतलब होता है बज़ाहिर। मतलब जो वो एक मॉर्गेज हो रही है बज़ाहिर एक सेल हो रही है, ठीक है, तो वो बज़ाहिर जब एक सेल हो रही है तो वो उसको कहता है कि भाई अगर मैं आपका ये अमाउंट रीपे नहीं कर सका तो कंसीडर इट सेल। कंसीडर इट सेल। वो जो उस टाइम जो स्टार्ट में वो बाजार एक सेल लग रही थी, अब वो हकीकत में एक सेल बन गई है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, जब वो पे रीपे नहीं कर सकता। बट इफ ही रीपेज द अमाउंट, इफ ही रीपेज द लोन, देन क्या होगा? दैट सेल विल बी वॉइड। ओके, द सेल विल बी वॉइड। इन द फर्स्ट केस, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, द सेल विल बी एब्सोल्यूट। इन द अदर केस, द सेल विल बी void. If he repays, the sale will be void. If he does not, then what will happen? The sale will be the absolute. So this was all about the conditional sale and the and here right of foreclosure will be used. In the next video, in the next lecture we will in detail discuss the right of redemption, right of foreclosure and right to sale. हमने सेल कैसे करनी है, हमने राइट ऑफ फोरक्लोजर कैसे इस्तेमाल करना है, हमने रिडीम कैसे करनी है प्रॉपर्टी को। जो रिडीम राइट होता है वो किसका होता है? मॉर्गेजर का। ठीक है, जो मॉर्गेजी का राइट होता है कभी फोरक्लोजर होता है कभी सेल होता है, बट द मॉर्गेजर हैज ऑलवेज राइट ऑफ रिडेम्पशन, ऑलवेज, इन ऑल केसेस, इन ऑल टाइप्स। बट हियर द मॉर्गेजी हैज द राइट ऑफ फोरक्लोजर। ठीक है, सो सेम थिंग, हु विल रीपे द लोन? जिसने कर्जा लिया हुआ है, मॉर्गेजर। ठीक है, पोजीशन किसके पास होगी? मॉर्गेजर। ओके, व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी इज द फोरक्लोजर। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। देन देयर इज द यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूजोफ्रैक्चरी का मतलब होता है बेनिफिट, फायदा उठाना। आप ऐसा मॉर्गेज जिससे आप फायदा उठाएं। आपने मुझे कर्जा दिया, ओके, इफ आई से अहमद मुझे कर्जा दे रहा है, ठीक है, मुझे आदिल को कर्जा दे रहा है। अब अहमद ने आदिल को क्या दिया? कर्जा दिया। अब मैं क्या बन गया? मॉर्गेजर बन गया, और वो क्या बन गया मेरे लिए? मॉर्गेजी बन गया, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रखवा दी। अब मेरी प्रॉपर्टी से कुछ इनकम यील्ड हो रही है, इनकम आ रही है, तो मैं उसे कहता हूँ कि जो उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, आप वो रेंट वसूल करते रहें जब तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट आपका पूरा नहीं हो जाता।
Like if he has given me 1 lakh rupees as a loan and I have mortgaged him a property, मैंने उसकी अपनी प्रॉपर्टी उसको mortgage करवाई है, तो अगर 5 महीनों में उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट क्लियर हो जाता है, लाइक द प्रॉपर्टी इनकम इज 25,000 रुपीज, अगर उसकी 25,000 रुपये पर मंथ का रेंट आ रहा है और उसका mortgage जो समझे जीजा 1 लाख दिया था, ठीक है, और उसने मुझे कहा कि 10,000 में इंटरेस्ट लूंगा, तो वो तो 5 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो जब उसका अमाउंट अपना पूरा हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी वापस कर देगा। सो हेयर द पोजीशन इज विद whom, पोजीशन इज विद द mortgagee, ओके, एंड द रेमेडी इज व्हाट, रेमेडी ही कैन नेवर एवर सेल, ना वो फोरक्लोजर का राइट इस्तेमाल करेगा, ना ही वो सेल का राइट इस्तेमाल करेगा। उसके पास सिर्फ एक चीज होगा, वो प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा जब तक उसका जो कर्जा है या जब तक उसका जो लोन है वो रिपे नहीं हो जाता उस इनकम से जो उस प्रॉपर्टी से यील्ड हो रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूजर फ्रेंडली, मतलब उससे फायदा उठा रहा है। अब अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने कर्जा दिया हुआ है और उसके साथ जो उसने अगर कोई इंटरेस्ट रखा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जब तक वो रिपे नहीं होता तब तक वो उसके पास रहेगी, और इसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली मॉर्गेज। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ इंग्लिश मॉर्गेज। सो इंग्लिश मॉर्गेज एंड सिंपल मॉर्गेज दिस बोथ आर सेम। इसमें भी वो खुद को बाउंड करता है, मॉर्गेजर खुद को बाउंड करता है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस, सॉरी मैं अपना लोन वापस पे करूंगा, बट ये ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, वो पोजीशन जो है ना उसको दे देता है, पोजीशंस, ओके, नॉट ओनरशिप ट्रांसफर्स, पोजीशन इज ओनली बीइंग ट्रांसफर्ड हियर। सो हियर द रेमेडी इज आल्सो सेल, बस कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि भाई मुझे लोन दो, मैं खुद को बाउंड कर रहा हूँ आपका लोन रिपे करने के लिए, और ये प्रॉपर्टी आप अपने पास रख लो, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट देयर विल बी द रेमेडी ऑफ सेल, ओके। देन देयर इज द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, सॉरी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब टाइटल डीड क्या होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप किसी को जमा करवा देते हैं, उसे हम कहते हैं डिपॉजिट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट टाइटल एंड डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, सॉरी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड्स। ट्रांसफर में क्या होता है, आप जाते हैं कोर्ट के पास, कोर्ट जो पहला मालिक है उसका नाम हटा के आपका नाम उसको लिख देती है, सो इट मींस द टाइटल डीड हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब आपने क्या करवाई, जमा करवाई है। अब इस सेक्शन में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन से क्या मुराद है, लाइक अ गवर्नमेंट ये या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट लॉ या नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि भाई ये जो मॉर्गेज है ये फलाने सिटीज में हो सकती है, लाइक इन पाकिस्तान, इन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, जो बड़े बड़े और शहर हैं वहाँ पे हो सकता है। बट व्हाट अबाउट दो सिटीज जिसमें ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिनमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो वहाँ पे भी तो बैंक्स हैं, वहाँ पे भी तो ये चीज़ होती है, टाइटल डीड को जमा करवा के हम लोन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि बैंक्स में, हम किसी और से भी टाइटल डीड को जमा करवा के हम लोन ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो वहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी वो अप्लाई होंगे, बट जहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने फैसला देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। उसके बाद है एनामलस मॉर्गेज। सो कोई भी दो मॉर्गेज मिला दो, एनामलस मॉर्गेज कोई भी दो किस्म के मॉर्गेज मिला दो, ठीक है, उससे एक और किस्म का मॉर्गेज बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एनामलस मॉर्गेज कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 58, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आल्सो आस्क इन द कमेंट। In the next chapter, in the next video, we will discuss about the rights and liabilities of the mortgager and mortgagee, कि भाई वो रिडम्पशन, उसने प्रॉपर्टी अपना राइट ऑफ रिडम्पशन इस्तेमाल करना है तो कब इस्तेमाल करना है, और राइट ऑफ फोरक्लोजर विल बी यूज्ड बाय द mortgagee व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, ओके। जो सेल का राइट होगा वो कब इस्तेमाल करेगा और कहाँ पे इस्तेमाल करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू।